नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज दो टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले कि इश्यूज़ क्या होते हैं। इश्यूज़ सिविल केसेस में फ्रेम किए जाते हैं। ऑर्डर 14 अगर आप पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड का, तो ऑर्डर 14 के रूल 1 और 2, पूरा ऑर्डर 14 ही इश्यूज़ के प्रति डील करता है। सबसे पहले एक आम भाषा में आप समझ लीजिए कि इश्यूज़ क्या होते हैं। आप कोई भी सिविल केस फाइल करते हैं एज ए प्लेंटिफ, दूसरी साइड क्या होती है डिफेंडेंट, और यदि अपील में जाते हैं तो रिस्पोंडेंट। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ अपना केस फाइल करता है, डिफेंडेंट अपना जवाब दावा देता है। इस जो प्लेंट होता है और जवाब दावा, जब दोनों केस फाइल पर आ जाते हैं, कोर्ट की फाइल पर आ जाते हैं, तो अगली स्टेज आती है कोर्ट के इश्यूज़ फ्रेम करने की। मतलब कि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में मेजर डिस्प्यूट है क्या, इसी को बोलते हैं इश्यूज़। क्योंकि आपने अपने प्लेंट में लिख दिया कि भाई मुझे ये रिलीफ चाहिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है डिफेंडेंट ने। डिफेंडेंट अपना डिफेंस रखेगा, नहीं जी प्लेंटिफ झूठ बोल रहा, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इससे क्या होता है, जज को इन दोनों चीज़ों को पढ़ के, प्लेंट को और WS को पढ़ के आपके पता लगाना होता है कि भाई दोनों पार्टियों के बीच में आखिर में झगड़ा क्या है। इसी को आम भाषा में, इसी को कानूनी भाषा में कहते हैं इश्यूज़। और इश्यूज़ एक जज फ्रेम करता है, सिविल कोर्ट फ्रेम करता है अंडर ऑर्डर 14 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो ये जब इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद आपकी अगली स्टेज आती है सिविल केसेस में, वो होती है गवाही की। गवाही सबसे पहले होती है प्लेंटिफ की साइड से, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना होगा ऑर्डर 18 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी पार्टी अपना केस डालते हैं ही शैल प्रोड्यूस हिज एविडेंसेस फर्स्टली। तो प्लेंटिफ ने अपना केस डाला है तो पहले उसका केस गवाही में लगता है, उसके बाद क्या है डिफेंडेंट का केस गवाही में लगता है। प्लेंटिफ PWS हो जाते हैं, फिर DWs हो जाते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट में लगकर आपके फाइनल जजमेंट सुना दी जाती है। ये तो होते हैं इश्यूज़। अब आती है बात इश्यूज़ में कि जो जज इश्यूज़ फ्रेम करता है, क्या उन्हीं के ऊपर गवाही दी जाती है, क्या कोई एडिशनल इशू भी आप फ्रेम करवा सकते हो एज ए वकील। तो हाँ, इसमें आपको ऑर्डर 14 रूल 5 सिविल प्रोसीजर कोड का पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई इश्यूज़ कोर्ट से रह जाता है फ्रेम करने से, हो सकता है कि जुडिशियल माइंड अप्लाई ना किया हो, और जो कोर्ट्स हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही हैं, उनसे अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है और कोई इश्यूज़ फ्रेम करने से रह गया है, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऑर्डर 14 रूल 5 की इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद, और किसी भी स्टेज पर इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद, और उसके बाद की जो भी स्टेज है कि भैया ये सर ये इश्यूज़ और फ्रेम होने चाहिए, ये इश्यूज़ इस केस में फ्रेम नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें अपने केस में गवाही प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे ही वो इश्यूज़ फ्रेम हो जाएंगे, आपको ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन लगाने के बाद आप उस पर भी गवाही करवा कर अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। ये तो होते हैं इश्यूज़। दूसरा जो टॉपिक है जिसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ वो है इशू ऑफ प्रोसेस। ये तो था इश्यूज़, अब है इशू ऑफ प्रोसेस। क्या होता है इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है, आम भाषा में समझ लीजिए कि सम्मन करना किसी सामने वाली पार्टी को। और इसके लिए आपको ऑर्डर 5 पूरा, और उसके अंदर जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रूल डिफाइन कर रखे हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे। मेजर जो है इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब यही होता है कि जब भी आप कोई वाद फाइल करते हैं सिविल केसेस में, तो जो सामने वाली पार्टी होती है डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, उसको जब सम्मन किए जाते हैं, इसी को बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। तो आपके दो टॉपिक आज कवर हो गए, एक तो हो गया इश्यूज़ और दूसरे इशू ऑफ प्रोसेस। और एक और टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका वो है कि मीमो ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। मीमो ऑफ अपीयरेंस वो होता है जो केवल एक डेट के लिए ही वैलिड माना जाता है। मीमो ऑफ अपीयरेंस के थ्रू क्या करता है, कोई भी वकील एक एप्लीकेशन सीट लिख के, या तो हाथ से या टाइप करवा कर, उस पर 10 रुपये की टिकट लगाकर, जो भी है, जो अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग प्रोसीजर फॉलो होता है, उस मीमो ऑफ अपीयरेंस के माध्यम से क्या होता है, आप कोर्ट का नाम ऊपर पूरा लिखेंगे, टाइटल केस का लिखेंगे, और उसमें आप किस पार्टी की तरफ से अपीयर हो रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा लिखेंगे, और रीज़न लिखेंगे क्यों आप वकालतनामा आज फाइल नहीं कर सकते। मीमो ऑफ अपीयरेंस केवल तभी दिया जाता है जब आप वकालतनामा उस दिन नहीं दे रहे हैं। तो ये होता है मीमो ऑफ अपीयरेंस का प्रोसीजर फाइल करने का, और ये केवल उसी डेट तक के लिए वैलिड होता है जिस डेट को आपने दिया है। और उस डेट को जब आपने मीमो ऑफ अपीयरेंस दिया और जज ने अगली डेट लगा दी अब केस की, तो जो अगली डेट आएगी उस पर ये मीमो ऑफ अपीयरेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। उस डेट पर अब आपको वकालतनामा ही पेश करना होगा।
तो मीमो ऑफ अपीयरेंस की जो वैधता है केवल इतनी है कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी जो है वो आपके पास नहीं होती या आउट ऑफ स्टेशन होती है और उसका केस कोर्ट में पेंडिंग है, उस दिन आपको कैसे पेश हो, तो उसके लिए आप मीमो ऑफ अपीयरेंस वकील अपने सिग्नेचर साइन करके ही और रीज़न बताकर कि क्यों आप वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते, तो उस मीमो ऑफ अपीयरेंस को, जिसे एक एप्लीकेशन भी कहते हैं, उस फॉर्म में आप जज को दे सकते हैं ताकि आप आगे की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकें। धन्यवाद। ये 3 टॉपिक्स आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करे।